आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम BA तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हम पूरे सामान्य तरीके से प्राचीन भारत के कला स्थापत्य पर बात की थी और हमने देखा था कि इसके अंतर्गत चाहे वो पाषाण कला हो या हड़प्पा के बारे में बात हो, वैदिक कालीन, यही नहीं आगे मौर्य काल, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त और गुप्तों के साथ साथ स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं, मंदिर निर्माण की विधाएं, इन सारे पक्षों में सामान्य बातें हुई हैं। क्योंकि अब आगे इसी का विस्तार रूप देना है और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कला किसे कहते हैं, कला की व्युत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुआ है, संस्कृत भाषा में कला का क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में या अंग्रेजी में कला का क्या अर्थ होता है, वास्तव में कला है क्या। विभिन्न प्रकार के विद्वान कला के परिप्रेक्ष्य में क्या मत व्यक्त किए हैं, इन सारे पक्षों के बारे में आपसे बात होगी। तो चलते हैं और हम देखते हैं अपने स्लाइड में। यहाँ देख रहे हैं कि संस्कृत स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में कला शब्द की सिद्धि या व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ संख्यान होता है। क्या होता है? प्रकट करना, प्रकटन। अभी आएंगे हम लोग। संख्यान शब्द का तात्पर्य स्पष्ट वाणी में प्रकट करना, या दूसरे शब्दों में कलाकार द्वारा जो भी कला हो या कला का निर्माण किया गया हो, कलाकृतियाँ बनाई गई हों, उन्हें देखने से उसका भाव प्रकट होना चाहिए। वह कलाकृति क्या कह रही है, जब देखने वाला उस कलाकृति पर एकाग्र हो तो उसी वो बातें स्पष्ट तरीके से उभर करके सामने आनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं वह मानवीय क्रिया है। कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान दृष्टि से देखना, गणना अथवा संकलन करना है। यहाँ कहा जाए कि प्रकटन का दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, अर्थ है इसका कि यह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान से किसी चीज़ को देखना, उसका गणना अथवा संकलन करना, देखना है, फिर उसकी गणना करना या उसका संकलन करना, फिर आप देख रहे हैं उसका मनन और चिंतन करना, तथा स्पष्ट रूप से उसे प्रकट करना। जब हम किसी कलाकृति को देखते हैं, आप देख रहे हैं उस पर स्पष्ट तरीके से एकाग्र होते हैं, उसकी गणना करते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस कलाकृति का स्पष्ट स्वरूप जो है वो हमारे सामने प्रकट होता है। तब उस कलाकृति से वह भाव निकल करके सामने आता है। लेकिन भाव आने के पीछे ये सारी प्रक्रिया हैं कि आपको एकाग्र भी होना पड़ेगा, कहीं न कहीं देखा जाए प्रकटन भी करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब स्पष्ट तरीके से उसका भाव आपके सामने प्रकट होगा। उसकी गणना करनी होगी। कुछ प्रसंगों में कला शब्द से तात्पर्य कला आवृत्ति से होता है। इसका आशय यह निकलता है कि कला ऐसी कलाकृति है जो मानवीय क्रिया से उत्पन्न होती है।
कहने का मतलब है कुछ प्रसंगों में कला शब्द से तात्पर्य कला आवृत्ति से होता है और जिसका आशय यह निकलता है कि कलाकृति जो मानवीय क्रिया से उत्पन्न होती है, जिसका विशेष गुण ध्यानपूर्वक दृष्टि का संकलन करना और संकलन करने के बाद उससे स्पष्ट भाव को प्रकट कराना होता है या उसके स्पष्ट भाव का प्रकटन होता है। हालांकि इसके बारे में इससे पहले चर्चा हो चुकी है। चाहे जो भी कलाकृति हो, बनाने वाला कलाकार हो या देखने वाला जो भी जिज्ञासु है, जब तक उस कलाकृति पर अपने आप को एकाग्र नहीं करेगा, उसकी गणना नहीं करेगा, उसे ध्यानपूर्वक नहीं देखेगा, अपनी दृष्टि का संकलन उस पर नहीं करेगा, उससे स्पष्ट भाव का प्रकटन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसी भी कला को समझने के लिए एकाग्रता की भी जरूरत होती है, उस पर मनन और चिंतन करने की भी जरूरत होती है और तभी जाकर के उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। तो हम देख रहे हैं कला के बारे में इस प्रकार कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। संस्कृत कोश में कला का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का 16वां अंश शोभा एवं अलंकरण होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है और संस्कृत कोश में कला का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का 16वां अंश शोभा एवं अलंकरण होता है। ये संस्कृत भाषा के परिप्रेक्ष्य में कला की परिभाषा दी गई है और इसकी व्युत्पत्ति को भी दर्शाया गया है जो कल धातु से निर्मित है। वहीं अंग्रेजी भाषा में कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ कौशल, कुशलता और चालाकी बताया गया है। अर्थात चतुराई एवं कौशल पूर्वक किया गया कार्य कला कहलाता है। संस्कृत भाषा में आप देख रहे हैं कि कैसे कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का 16वां अंश शोभा एवं अलंकरण होता है। वहीं अंग्रेजी में हम देख रहे हैं कि कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ कौशल, कुशलता और चालाकी, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कौशल, कुशलता और चालाकी से किया गया हो उसे कला कहा गया है। और यही नहीं, आगे और भी स्पष्ट किया गया है कि चतुराई एवं कौशल पूर्वक किया गया कार्य कला कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कला के बारे में। यहाँ मुश्किल से 50 से 60 शब्द आपको लिखना है पहले पैराग्राफ में कि कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कला किन धातुओं से मिलकर के बनी हुई है, संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसका क्या अर्थ होता है और कुछ विद्वान कला के बारे या कला को किस हिसाब से परिभाषित किए हैं, कला के संदर्भ में उनका क्या मत है। बस एक पैराग्राफ आपको इसमें बेहतर ढंग से समझना है और यह भी समझना है कि वाकई कला है क्या। आप अभी कला को देख रहे हैं तो ये बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि कला का आनंद कैसे आपको मिलेगा, कला का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्दकोश में कला को कैसे परिभाषित किया गया है और यहाँ परिभाषित करते हुए साफ साफ कहा गया है कि चतुराई एवं कौशल पूर्वक किया गया कार्य कला कहलाता है। आगे हम देख रहे हैं एक विद्वान हैं जिनका नाम है हर्बर्ट रीड।
के अनुसार कला सुंदर आकारों का सृजन का प्रयास है। कोई भी चीज़ें वैसे पड़ी होती हैं और उसका जो उचित आकार बन सके, उस आकार को बनाने के लिए जो कलाकार प्रयास करता है और उसके प्रयास का जो परिणाम निकलता है उसे कला कहा जाता है, ऐसा हर्बर्ट रीड महोदय का कहना है। संक्षेप में कहा जाए कि मानवीय प्रयास एवं कुशलता द्वारा किसी वस्तु में सुंदरता अथवा उपयोगिता का गुण उत्पन्न कर देने का नाम ही कला है। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें मानवीय प्रयास करके, मानव द्वारा प्रयास किया जाए, लेकिन उसमें तकनीकी भी हो या कहा जाए कौशल कुशलता भी हो किसी वस्तु के संदर्भ में, और उस वस्तु को सुंदर बना देना, सुंदरता, और सुंदर ही नहीं उसके अंदर उपयोगिता के गुण को उत्पन्न कर देने की दशा कला कहलाती है। अगर किसी वस्तु में ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कला नहीं कहा जाएगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि मानव, कोई भी मानव का प्रयास हो सकता है। अगर वो किसी वस्तु को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसमें कौशल कुशलता और चालाकी भी निहित हो सकती है। और आप देख रहे हैं उसके प्रयास से वह वस्तु सुंदरता को प्राप्त हो रही है अथवा वह वस्तु उपयोगी हो जा रही है, उसमें उपयोगिता के गुण निहित हो जा रहे हैं। और अगर किसी भी वस्तु को सुंदर और उसे उपयोगी बनाने में जिस तकनीकी का प्रयोग मानवीय प्रयास द्वारा किया गया है और उसका परिणाम जो निकल करके सामने आता है उसे हम कला कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कला के बारे में। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि कला का धन ला शब्द से या अक्षर से मिलकर के बना हुआ है, जहाँ का से तात्पर्य कामदेव, सौंदर्य एवं आनंद से है, और वहीं ला का शाब्दिक अर्थ देने वाला है। यानी देखा जाए कि जो कला, जो का और ला अक्षर से मिलकर के शब्द बन रहा है कला, उसका तात्पर्य कामदेव से है, सौंदर्य से है, आनंद से है, और जो इसकी प्राप्ति हो, जो उसको देने वाला हो, उन सब चीज़ों को मिला करके उन्हें क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। और अर्थात की बात की गई है कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु को कला कहा जाता है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति, किसी भी वस्तु में सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो और उसके द्वारा हमें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है? कला की श्रेणी में। आप अभी देखेंगे कि जब आप घर बनवाते हैं, मकान आप देख रहे हैं बनवाते हैं, और मकान की आप इस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं कि उसे देखते हैं तो आपके अंदर से कहीं न कहीं एक सुख की अनुभूति होती है कि देखिए हम या हमारे द्वारा कैसा सुंदर मकान बनाया गया। और यह अनुभूति केवल बनाने वाले के माध्यम से नहीं होती है कि आपने पैसा खर्च किया है। जिस कारीगर ने भले से पैसा पाया है, बनाया है, लेकिन अंतिम रूप से वह मकान तैयार होता है तो उसे भी देख करके सुख की अनुभूति होती है कि कम से कम हमारे द्वारा देखिए कितना सुंदर मकान का निर्माण किया गया। और कभी कभी जो वहाँ से राहगीर गुजरते हैं रास्ते से, वो भी उस मकान को देखते हैं तो उस मकान को देख करके वह भी सुखी होते हैं कि देखिए कितना बढ़िया मकान है, और भविष्य में अगर होगा तो हम भी इस प्रकार का मकान बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक कहा कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति अगर किसी वस्तु में है और वह वस्तु सुख को प्रदान करने वाली है तो उसे भी कला का नाम दिया गया है। वह मकान नहीं, स्थापत्य के किसी क्षेत्र में कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों में हमने बताया किसी वस्तु में मानवीय प्रयास द्वारा उसकी सुंदरता और उसके अंदर उपयोगिता के गुण को भर देने की दशा कला कहलाती है। और आप देख रहे हैं कोई भी वस्तु जगत की आप उठा लीजिए, अगर उसमें यह गुण पाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह कला की, या कहा जाए कि उसे कला कहा जाएगा, वह कला की श्रेणी में आकर के खड़ा होगा। तो आगे आप देख रहे हैं यथार्थ रूप में कला मानव की वह अनुपम उपलब्धि है जिसे मूर्तिमान बनाने वाला
मूर्तिमान करके वह स्वांता सुखाय की अनुभूति ही नहीं अपितु परिजन हिताय के पक्ष को साकार करके भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव का सुखद अनुभव कराता है। बहुत सुंदर लाइन है। यथार्थ रूप में कला मानव की वह अनुपम उपलब्धि है। मानव ने जो भी कुशलता द्वारा किसी भी वस्तु में सुंदरता या उसके अंदर उपयोगिता के गुण को प्रकट कर दिया है, आप देख रहे हैं, वह मानव की अनुपम उपलब्धि है, जिसे मूर्तिमान करके, जिसे प्रकट करके मूर्तिमान करके वह स्वांता सुखाय, न केवल स्वयं के सुख की बात की जा रही है, अनुभूति वो नहीं करता, परिजन दूसरों के हिताय के पक्ष को साकार करके भारतीय संस्कृत, जो भारतीय संस्कृत की विशेषता है, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्ते माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप देख रहे हैं, एवं राष्ट्रीय गौरव का सुखद अनुभव कराता है। कौन करा रहा है? कलाकार करा रहा है। कैसे करा रहा है? आप देखिए कि कुशलता द्वारा किसी वस्तु में सुंदरता और उसकी उपयोगिता के गुण को भर करके, और आप जैसे ही वो गुण को भर रहा है तो उससे न केवल उसे सुख मिल रहा है बल्कि दूसरे को भी सुख मिल रहा है। और देख रहे हैं, ये जो स्वांता सुखाव परिजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संस्कृत की अपनी एक मुख्य विशेषता है। और हमने शुरू में चर्चा किया था कि कला भारतीय संस्कृत का प्रतिबिंब है। आप अगर किसी भी काल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस संस्कृत को पुनः देखना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपका ध्यान उस काल की कला की तरफ जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कैसे संस्कृतियों से हमारी कला का जुड़ाव स्पष्ट तरीके से उद्धृत हो रहा है, और जो भारतीय संस्कृत को प्रतिबिंबित भी कर रहा है कि कैसे। और भारतीय संस्कृत, हमने कहा था कि उसके संरक्षण का प्रतिनिधित्व भी कला करता है। कभी कभी होता है कि भारतीय संस्कृति किसी काल के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उस काल की कला को देख करके उस काल की संस्कृतियों के बारे में हम बेहतर ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कला की भी अपनी महती भूमिका है। और कला देख रहे हैं कैसी कला है कि स्वांता सुखाय और परिजन हिताय। अभी हम देखेंगे कला में सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी होगी, सर्वे भवन्ति सुखना की अवधारणा भी आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, वास्तव में भारतीय कला हमारी संस्कृति के सभी पक्षों को प्रतिबिंबित करने का सशक्त माध्यम है। अब देखिए, अभी बात ही कर रहे थे कि आप यहाँ निकल करके स्पष्ट तरीके से और स्पष्ट हो रहा है कि जो भारतीय कला है वो हमारी संस्कृति के सभी पक्षों को प्रतिबिंबित करती है। इसीलिए कहा गया है कि कला भारतीय संस्कृति का दर्पण है। अगर आप संस्कृत को देखना चाहते हैं किसी काल की, तो उस काल की कला को देखिए। आपको रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई पड़ने लगेगी। इसी प्रकार हम देखें, सुंदरता एवं उपयोगिता के आधार पर कला का विभाजन दो वर्गों में किया गया है। अभी तक हम लोगों ने कला के बारे में देखा, लेकिन उस कला की जो उपयोगिता है, उसकी सुंदरता है, हम बार बार चर्चा कर रहे थे। इसके आधार पर उसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपयोगी कला और द्वितीय ललित कला। उपयोगी कला और ललित कला के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, करेंगे भी, उपयोग में आने वाली कला। और आप देख रहे हैं ललित कला के अंतर्गत जहाँ पर चित्रकारी, काव्य, संगीत, मूर्ति निर्माण तथा वास्तु स्थापत्य को रखा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ललित कला के अंतर्गत चित्रकारी, काव्य, संगीत, मूर्ति निर्माण तथा वास्तु अथवा या स्थापत्य कला को रखा जा रहा है। और यहाँ भी कला को और बेहतर ढंग से, इनमें भी कला को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है स्थित कला और दूसरी है गतिशील कला।
यानी ऐसी कला जो हमें एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई पड़ती है, और दूसरे में देख रहे हैं हम कि कैसे गतिशील है, उसके अंदर गतिशीलता के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो इनके बारे में भी देखेंगे। जैसे स्थित कला के अंतर्गत वास्तुकला, भवन किसी प्रकार का बन रहे हैं, मूर्तियों को भी आप तक्षण कला के अंतर्गत देख रख रहे हैं। चित्रकला, किसी दीवारों पर चित्र को उद्धृत कर देना, उत्कीर्ण कर देना का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? स्थित कला के अंतर्गत। तो इस पर भी विस्तार से बात होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैसे स्थित कला के अंतर्गत हम भवन स्थापित, जैसे हम हड़प्पा के स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखने को मिलेगी। मूर्तियों में देखा जाए हथौड़ी और छेनी के माध्यम से कैसे चीज़ों को उकेर करके तक्षण कला का सहारा लेकर के पत्थर के अंदर मूर्तियों को प्रकट किया जाता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और कैसे दीवारों में फ्रेस्को टेम्पेरा विधाओं का प्रयोग करके अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है, तो हम चित्रकला की भी बात करेंगे। लेकिन ये सब कैसे आएंगे? स्थित कला के अंतर्गत। वही जब हम गतिशील कला के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर काव्य, संगीत और नृत्य का अध्ययन किया जाएगा। काव्य, संगीत और नृत्य का अध्ययन, यहाँ देखिए मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, संगीत में भी, काव्य में भी और नृत्य में, और इसीलिए इसे क्या कहा गया? गतिशील कला। तो कला को भी हम, आपने कहा, बात भी आपसे हुई थी, इससे पहले आपने उपयोगी कला के संदर्भ में बात की, ललित कला के बारे में बात की, और फिर देखा और बेहतर ढंग से समझने के लिए कलाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया, स्थित कला और गतिशील कला के अंतर्गत। आगे हम देख रहे हैं इसमें प्रायः गति और भाव व्यंजना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें आंतरिक भावों को प्रकट किया जाता है। अंदर जो भाव चलता है उसको प्रकट करने का भी माध्यम क्या है? देख रहे हैं, प्रकट करने का जो माध्यम भी कला है। आपसे कहा गया कि मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं, किसी बाह्य वस्तु का सहारा लेकर के उसे प्रकट कर देने की विधा भी कला कहलाती है। इसी प्रकार से नृत्य में भी अंदर कुछ भाव चल रहे हैं, लेकिन अपने शरीर की भाव भंगिमाओं को बनाना, उसके अनुसार अपने शरीर का मूवमेंट कराना, वो भी अंदर भावनाओं, अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर के जो भाव हैं, उसको आप प्रकट कर रहे हैं, वह भी कला की श्रेणी में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि आंतरिक भाव को प्रकट किया जाता है। अतः भारतीय कला मनुष्यों के आंतरिक मनोभावों की सच्ची परिचारिका है। अंदर अगर देखा जाए, आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे कोई जान सकता है? लेकिन कला के माध्यम से आप अंदर के भाव को आप प्रकट कर सकते हैं। चाहे उसे गा करके प्रकट कर सकते हैं, बोल करके प्रकट कर सकते हैं, आप नृत्य के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, या अंदर की भावनाओं को किसी मूर्ति में उकेर करके उसे प्रकट कर सकते हैं, चित्रकला के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। यानी अंदर की भावनाओं को प्रकट करने के बहुत सारे माध्यम हैं, और इन माध्यम में देखा जाए जिन वस्तुओं का सहारा लेकर के उस चीज़ों को प्रकट किया जाता है, वह भी कला कहलाती है। लेकिन हमने बताया कि कला भी अब दो प्रकार की हैं, एक स्थित कला और एक गतिशील कला। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि एक कलाकार और रसिक, बनाने वाला और देखने वाला, दोनों केवल ध्यान और मन की शक्ति से ही कला का पूरा आनंद ले सकते हैं। ध्यान और मन, एकाग्रता के माध्यम से ही कला का आनंद ले सकते हैं। जब तक किसी रसिक के अंदर यह भाव उत्पन्न नहीं होगा, आप देखिएगा उसे कला का आनंद नहीं मिलेगा। जैसे किसी म्यूज़ियम में जाएं और उन मूर्तियों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप नहीं जानते उसके बारे में, नहीं एकाग्र हो रहे हैं उस मूर्तियों में, उन मूर्तियों के भाव को आप नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और आप एक छोर से और दूसरे छोर पर बड़ी जल्दी ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही कोई रसिक जो कला के विधाओं को जानता है, मूर्तियों पर एकाग्र हो रहा है, मूर्तियों पर मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो आप देखिए उसी मूर्तियों के माध्यम से उस काल के कलाकार के भाव को वो वर्तमान समय में प्रकट कर सकता है।
और आज देख रहे हैं कि इतिहास में मूर्तियों के आधार पर भी बात की जा रही है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का पुनरावलोकन हो रहा है। प्राचीन काल के कलाकारों ने मूर्तियाँ किस भाव से बनाई है और आज देख रहे हैं बहुत सारे विद्वान उस भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा रहे हैं और चीज़ें बहुत सरल होती जा रही हैं। कैसे सरल होती जा रही हैं? क्योंकि जो रसिक हैं, जो या कहा जाए कि इतिहासविद हैं, वो उन मूर्तियों पर अपना ध्यान, अपना मनन, चिंतन करके उसके भाव को प्रकट कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कला कैसे किसी वस्तु को सुंदर बना देने में, उसके अंदर उपयोगिता के गुण उत्पन्न कर देने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अंदर के भाव को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, किसी वस्तु का सहारा लेकर के अगर भाव को प्रकट कर रहे हैं तो वह भी कला की श्रेणी में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कला के बारे में एक सामान्य समझ डेवलप करना है। मुश्किल से 40 से 50 शब्द अगर कभी पूछता भी है कला किसे कहते हैं और कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, तो प्रमुख विशेषताओं का जो वर्णन करिए वो बड़ा टॉपिक है, लेकिन कला किसे कहते हैं कम से कम हम 1 से 2 पैराग्राफ में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से आप देखिएगा तो जो पहला यूनिट का जो पहला प्रश्न है, कला किसे कहते हैं, प्राचीन भारत की कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। अब यहीं से यह टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है और जैसे ही ये समाप्त होगा वैसे आपका यह आंसर भी समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। लेकिन यहाँ पर इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्कृत में कला का क्या अर्थ है, अंग्रेजी भाषा में कला का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के विद्वान कला क्या कहते हैं, कई विद्वानों का कला के परिप्रेक्ष्य में क्या मत है, देखा जाए कला कितने प्रकार की होती हैं, इन सारे पक्षों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। तो अब ये आपका क्लास लगातार चलेगा और आप जैसा आप जानते ही हैं कि हम लोगों की सप्ताह में 2 ही क्लास होती थी। तो जो भी आपका तृतीय प्रश्न पत्र होगा उसके 2 क्लासें आपको सप्ताह में मिलती रहेंगी। पेपर कहा जाए तृतीय प्रश्न पत्र के लिए और अभी प्रथम और द्वितीय के लिए भी आपको 2-2 मिलेंगी। तो जैसे ही आपके पूरे सप्ताह भर की क्लासें होती थी वैसे ही वो चलेंगी। हाँ, ये है कि अब ये क्लास आप लगातार चलेगी और आप अपने मित्रों को भी सूचित कर दें और प्रयास करिए कि यह वीडियो भी आप शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसे देखें, उन्हें लाभ मिले और इसके साथ किताबों का अध्ययन आप जरूर करते रहें। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।